हेलो दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है। उसमें आपको इसमें लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो मिश्रित क्वेश्चन हैं, जो सामान्य हिंदी का लगभग पूरा टॉपिक कवर कर लेना है इन 20% में। जो 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन रहने वाले हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। तो इसमें हमने अब आपको आंसर बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको क्या बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन, अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन बी, हाँ आपने ऑप्शन बी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद का मान लीजिए संधि विच्छेद करना चाहें तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद। आनंद तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछ लेते हैं कई बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सत प्लस चित प्लस आनंद, तो शुद्ध शब्द होगा, इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन देखिए, उतार, आहार, उदार, उद्धार। तो उत प्लस हार के आपको उसका उत्तर देना है कि उत प्लस हार से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आपको क्या देना है? उत्तर देना है। तो इसमें देखिए, पहले उत प्लस हार जो संधि विच्छेद करके शब्द दिया हुआ है इसको हम समझते हैं। इसमें रूल क्या बनता है? अगर तय के बाद, तय का नियम है व्यंजन संधि में, तय के बाद अगर है आ जाता है तो तय का क्या बना देते हैं? तय का दय बन जाता है, और है का क्या बन जाता है? है का धय बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तय के बाद ये यहाँ पर तय है और यहाँ पर क्या है? है। तो तय के बाद है आया तो तय का बनाना है दय और है का बनाना है धय। तो इस तरह से इस शब्द को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, खोल करके इसको लिखें तो ये शब्द इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ठीक है, तो उत प्लस हार का हमने क्या जाना? उत प्लस हार का इसमें आंसर रहने वाला है ऑप्शन हमारा डी, उद्धार। यही आपका आंसर अगर था तो बहुत ही अच्छा रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, दृघ अंचल का सही संधि विच्छेद बताइए। दृघ अंचल का बताना ऑप्शन रहे हमारे दृघ प्लस अंचल, दृघ प्लस अंचल, दृक् प्लस अंचल, दृक् प्लस चल। अब चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर देखिए कि दृघ अंचल का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आपने आंसर सी दिया है, सी बिल्कुल करेक्ट है, दृघ प्लस अंचल। ये क के बाद ए आ गया, यहाँ पर क है और यहाँ पर ए है, तो क क्या है? एक व्यंजन है, तो ये कौन सी संधि हो गई है? ये व्यंजन संधि हो गया है क्या? दृघांचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन सुनिए, मंत्रिणी, चंचू, छाता, भक्त। अब देखिए, भक्त, छाता, चंचू। चंचू क्या होता है? चोंच। ये तीनों तो क्या दिखाई दे रहे हैं? हमें पुल्लिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंत्रिणी, मंत्री का क्या बना दिया? मंत्रिणी। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन ए बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्राज्ञी का पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन सुनिए, साम्राज्य, समाज, सम्राट, संभ्रांत। अब साम्राज्ञी का स्त्रीलिंग, साम्राज्ञी का पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग क्या होगा? तो आपने अगर इसका आंसर बताया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होता है? सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभा में 20 लोग थे। ये क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विशेषण कौन सा है ये बताना है। विशेषण के भेदों में से क्वेश्चन आ गया है, विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। अब देखिए ऑप्शन सुनिए, समुदायवाचक है, परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है।
अब मैं बात करूं विशेषण के भेदों की, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को दूसरा एक नाम और भी दे देते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण और जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके दो उपभेद किए गए हैं। एक संख्या निश्चित संख्यावाचक है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और दूसरा क्या है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हमारा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद रहेगा? ऑप्शन सुनिए फिर से। समुदायवाचक है, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो हम कर सकते हैं इसको आराम से कि 20 एक संख्या हो गई और लोग क्या हैं इनको हम गिन सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं उससे पहले जो लगे हुए शब्द हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो होते हैं निश्चित होते हैं संख्यावाचक। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। अब इसमें आपने अपना आंसर बताया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर है इसमें अपूर्ण वर्तमान, यानी कि जो काम हो रहा है पूरा हुआ ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ये बताना है कौन सा शब्द क्या है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता। ऑप्शन है तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। अब इसका एक ही तरीका है क्रिया विशेषण को कैसे हम कैसे समझें, कैसे ढूंढें या क्रिया विशेषण को कैसे बताएं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो शब्द है पहला, इसके पीछे क्रिया लगाई किसी प्रकार की। पहला खाना, पहला खाया, पहला उठा, पहला बैठा, कुछ नहीं बन रहा। बुद्धिमान चला, बुद्धिमान रखा, कोई क्रिया इसके साथ भी सेट नहीं हो रही। मीठा चलना, मीठा उड़ना, बैठना, कहना। अब इन जो पहला और बुद्धिमान और जो मीठा, इन 3 शब्दों के साथ क्रिया ऐड करके देखा तो किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं निकली। लेकिन तेज शब्द के बाद में हमने लगाया तेज चलना, तेज बोलना, तेज दौड़ना। तो देखिए चलना, बोलना, दौड़ना ये सब क्या है, क्रिया है, और इससे पहले जो शब्द लगा होता है, क्रिया से पहले जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो आपने जो आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या है, तेज। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझकर जवाब दे रहे हैं, बहुत ही आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी, शतद्रु। इसमें से बताना है कौन सा शब्द सही है। अब देखिए आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अलग है। तो भागीरथी, सुरनदी और मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शतद्रु गंगा का नहीं है। शतद्रु 100 धाराएं हैं जिसकी। प्राचीन वैदिक काल में शतद्रु नाम की एक नदी थी जो वर्तमान में पंजाब में है। अब उसका नाम शतद्रु का बदल कर क्या कर दिया है, सतलुज कर दिया है। तो आपने भी आंसर बिल्कुल सही बताया है। अगर आपने इसका आंसर डी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है। क्या क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है? विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा, बड़ी आंखें। तो प्रज्ञा यानी कि बुद्धि ही है, आंखें जिसकी किसकी होती हैं, बुद्धि ही आंखें, जो बुद्धि के द्वारा ही आंखों का काम कर लेता है, ऐसा क्या होता है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही निकला, इसका आंसर रहने वाला है विद्वान। अगला देखिए, अभ्यागत का अर्थ बताना है। स्वागत, शत्रु, अतिथि, मित्र। अभ्यागत का क्या अर्थ होगा? तो अभ्यागत पर्यायवाची शब्द है किसका, आपने सोच लिया होगा। और आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो उत्तर दिया है अतिथि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चमू का समानार्थी शब्द क्या है। ये बताना है चमू किसका पर्यायवाची शब्द है। अब सेना, भोजन, शहर, पहाड़।
आपने जो आंसर दिया है आपका बिल्कुल करेक्ट है एकदम से। इसका आंसर आपने दिया सेना, इसका उत्तर भी क्या है? सेना। अगला है सरवरी का अर्थ क्या है? लड़की, दासी, सबरी, रात्रि। सरवरी का अर्थ बताना है, लड़की है, दासी है, सबरी है या रात्रि है। तो सरवरी किसका पर्यायवाची होता है? हाँ जी, आपका बिल्कुल सही है, आपने डी उत्तर बताया, रात्रि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। सदैव, अनस्वर, नश्वर, रहस्यमय। अब इसका बताना है शाश्वत का, तो इसमें देखिए क्या इसका उत्तर रहेगा। शाश्वत जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। जो हमेशा रहे वो क्या होता है? शाश्वत। तो इसका विलोम बताना है आपको। क्या बताना? विलोम बताना है। सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। तो इसका आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नश्वर। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम शब्द क्या रहने वाला है? भविष्य, अतीत, विगत, तीव्रगामी। आगामी यानी कि आगे आने वाला, इसका उल्टा बताना है, विपरीत बताना है। तो भविष्य भी आगे आने वाला है, अतीत जो बीत गया है, और विगत जो चला गया है, और तीव्रगामी जो तेज तेज चलने वाला हो। तो आपने आंसर इसका बताया ऑप्शन सी, जो कि बहुत ही बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, जो गणना योग्य न हो। गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। अब इसका क्या प्रश्न है? जो गणना योग्य न हो। तो इसके ऑप्शन आपको सुनिए। ऑप्शन रहने वाले हैं गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। तो जो गणना योग्य नहीं होता वो होता है असंख्य। अगला है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द बताना है। दूरगामी, दूरदर्शी और सूक्ष्म, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। दूर की सोचने वाला। तो इसका आंसर है, आपने बताया ऑप्शन बी, दूरदर्शी बिल्कुल सही निकला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ये हमारा वाक्यांश आ गए हैं। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? सन्यासी, तपस्वी, मुमुक्षु, योगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जैसा कि आपने बताया ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या रहने वाला है? वसुंधरा, माता, जननी, वीर परशु। तो आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, जो कि आपका बिल्कुल उत्तर सही है, वीर परशु, वीर को पैदा करने वाली। वसुंधरा किसका पर्यायवाची होता है? धरती का होता है। जननी माँ का होता है। तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही है। अगला देखिए, माथा ठनकना का अर्थ क्या है? मुहावरा आ गया। उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। तो आपने इसका आंसर बताया ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हमारा अगला है, आसमान से बात करना। क्या प्रश्न है? आसमान से बातें करना। पागल हो जाना, तेज़ दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करने का आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन, अगर सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, का बरखा जब करसी सुखाने। ऑप्शन रहने वाले हैं कम लाभ, काम बिगड़ने पर सहायता, व्यर्थ होना, बारिश का न होना, कृषि का बिगड़ जाना। तो इसका आंसर है का बरखा जब करसी सुखाने। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपने बी दिया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। का बरखा जब करसी सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता का व्यर्थ हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हाथ को हाथ न सूझना, भरम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। हाथ को हाथ न सूझना। तो इसमें आपने अपना आंसर दिया है ऑप्शन सी, घना अंधेरा हो जाना। अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो इसमें ऑप्शन है सिद्धांत, इन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए कि होमवर्क की तरह ही, तो इसका उत्तर आपको आप कमेंट में बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। अब इसका आंसर है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, थाली का बैंगन, अगले जो वीडियो होगी उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।